हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बेलराज इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम बेलराज इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल देखेंगे, इनका जो रिजल्ट आया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्लस इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल है एंड जो इनका करंट वैल्यूएशन चल रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से एक कंप्लीट एनालिसिस है बेलराज इंडस्ट्रीज का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। ये लोग बेसिकली एक लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड जो एग्रीकल्चरल व्हीकल्स होते हैं उनके लिए कंपोनेंट बनाते हैं, उनके गाड़ियों के पार्ट्स बनाते हैं। एंड इनके बनाए हुए गाड़ियों के पार्ट्स सारे तरीके के इंजन में यूज किए जाते हैं, चाहे वो डीजल इंजन हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो या फिर सीएनजी इंजन हो। एंड इंडिया से इनका रेवेन्यू जो है 94% अप्रोक्सीमेटली आता है। 94% इंडिया के बाद 6-7% रेवेन्यू इनका इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आता है। एंड ये इंडिया के साथ साथ ये लोग ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान एंड थाईलैंड जैसी कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। एंड इंडिया में अगर आप इनका बेसिकली पहले ये लोग क्या थे, पहले ये लोग केवल चेसिस मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और चेसिस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में इनका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। 24% मार्केट शेयर इनका टू व्हीलर इंडस्ट्री में। 24% का मार्केट शेयर का मतलब हो गया कि लगभग हर चार में से एक गाड़ी का चेसिस यही मैन्युफैक्चर करते हैं जो इंडियन सड़कों पर चल रही है। एंड अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो इनके पास मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स हैं इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जिसमें स्पेशली चेसिस है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, हैंडल बार है, स्टैंड्स है, एंड जो फेंडर्स होते हैं, वाइजर्स हैं, काउल्स हैं, कवर्स हैं। और सस्पेंशन सिस्टम में अगर आप देखें तो पूरा सस्पेंशन सिस्टम में मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें फ्रंट फोर्क्स हैं, रियर सस्पेंशन है, स्टीयरिंग कॉलम्स हैं। एंड ब्रेकिंग सिस्टम में लोग ड्रम ब्रेक्स है, डिस्क ब्रेक असेंबली है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड ईवी प्रोडक्ट्स में ये लोग मोटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड जो कंट्रोलर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, चार्जर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जो बैटरी के कंटेनर्स होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर आप इंडिया में देखेंगे तो 15 है, जो कि 10 अलग अलग सिटीज में है, 9 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। एंड इनका अगर कैपेक्स देखें तो ये 3 नए प्लांट्स, चेन्नई, भिवाड़ी और पुणे में ये लोग 3 नए प्लांट कैपेक्स कर रहे हैं, सॉरी 4 नए प्लांट्स का कैपेक्स कर रहे हैं। दो प्लांट इनके चेन्नई में जो रैंप अप कर रहे हैं, एक प्लांट इनका भिवाड़ी में जिसको ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं, और एक प्लांट इनका पुणे में है। एंड इसके अलावा 2 एक्विजिशन भी इन्होंने किया है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर क्लाइंटेल की लिस्ट देखें तो इनके पास इंडिया के जितने भी टू व्हीलर और फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, टॉप कंपनियां, वो इन सारी इनके क्लाइंट्स है। टू व्हीलर में तो ऑलमोस्ट सारी, और फोर व्हीलर्स में अभी रिसेंटली इन्होंने एंटर किया, तो फोर व्हीलर्स में नए नए क्लाइंट्स को भी एक्वायर कर रहे हैं और कई सारे क्लाइंट्स के साथ इनका डिस्कशन चल रहा है। अगर टू व्हीलर सेगमेंट में आप देखें तो बजाज ऑटो इनका क्लाइंट है, होंडा जो स्कूटर्स एंड टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करता है वो इनका क्लाइंट्स है, रॉयल एनफील्ड इनका क्लाइंट है, हीरो मोटोकॉर्प इनका क्लाइंट है। इसके अलावा फोर व्हीलर्स में टाटा मोटर इनका क्लाइंट है, जगुआर लैंड रोवर इनका क्लाइंट है, एंड वी कमर्शियल इनका क्लाइंट है। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका नाम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया अपने पीपीटी में, लेकिन इनका कहना है कि ये सारे के सारे जो इनके कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके साथ इनका बिजनेस डील चल रहा है, और जब एक बार ये बिजनेस डील ऑन फ्लोर हो जाएगा तो उनके नाम को फिर ये आगे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं इनके जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था उसके ऊपर। तो इन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि हम इंडिया के लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं, एंड हमको स्ट्रॉन्ग डिमांड ग्रोथ दिखाई दे रही है हमारे कोर बिजनेस में। एंड हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमारे क्लाइंट के साथ काफी स्ट्रांग है, जिससे कि हमको हमारे नए बिजनेस में और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनमें काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है, काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि अभी जो पॉलिसी चेंजेस किए गवर्नमेंट ने, जीएसटी कट किया, तो उसका हमारे बिजनेस के ऊपर काफी पॉजिटिव इंपैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। एंड हम जितना, और हमको काफी अच्छी ग्रोथ भी आ रही, काफी नए ऑर्डर्स भी हमको हमारे क्लाइंट से मिल रहे हैं, और उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए हमको नया प्लांट एक सेटअप करना पड़ रहा है। हम चेन्नई में एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं। एंड इसके अलावा हमारे जो जिन क्लाइंट्स को हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उन क्लाइंट्स को हम क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, और कुछ नए प्रोडक्ट हैं जिनमें हमने अभी एंटर किया है, तो वो नए प्रोडक्ट हम अपने जो ओईएम्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ऑफर कर रहे हैं। और पहले हम लोग क्या होते थे, पहले हम लोग केवल एक मतलब एक सप्लायर, एक कंपोनेंट सप्लायर हुआ करते थे। पहले हम लोग केवल कोई क्लाइंट से हमको जो ऑर्डर मिलता था हम उस तरीके का कंपोनेंट इनको बना के सप्लाई किया करते थे, लेकिन अब हम कंपोनेंट सप्लायर से मूव करके अपने बिजनेस को धीरे धीरे 0.5 सप्लायर की तरफ बढ़ रहे हैं। 0.5 सप्लायर का मतलब होता है कि हम अब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट होता है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए।
पहले सपोज कोई पार्ट अगर गाड़ी का बनाना है, सपोज कोई इंजन का कोई पार्ट, सपोज कोई एग्जॉस्ट सिस्टम का कोई पार्ट बनाना, तो हम केवल एक पार्ट बनाया करते थे। लेकिन अब हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उस पार्ट से आगे बढ़ करके अपने बिजनेस को पूरा का पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम ही मैन्युफैक्चरिंग करना हम शुरू कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा सेटअप हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के लिए हम सेम वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं जैसा वो अपने प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर करता है। तो हम अपने कैपेसिटी को बढ़ा करके 0.5 सप्लायर बनने की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा हम नए ऑर्डर सिक्योर कर रहे हैं अक्रॉस और प्रीमियम एंड प्रोप्राइटरी सेगमेंट, जिसमें कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट आते हैं। इसके अलावा अगर क्वार्टर 2 में हमारा पैट देखें तो 133 करोड़ का है। क्वार्टर 2 में अगर आप हमारा रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं तो 14% का है, जो ईयर ऑन ईयर बढ़कर के लगभग 2353 करोड़ हो चुका है। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू में 17% का ग्रोथ आया है। एंड जो हमारा ROCE है वो पहले 14.4% हुआ करता था, वो बढ़कर के 15.3% पहुंच गया है 6 मंथ में, जो कि अभी आगे हम इसको और भी अपोर्ड डायरेक्शन में बढ़ा करके 18 से 19% तक लेके जाएंगे। फर्दर मैनेजमेंट अपने बिजनेस अपडेट एंड कुछ जो उनके ऑर्डर स्विंग्स है उनके बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने बताया कि हमने अभी एक लीडिंग 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, जो कि ईवी प्लेटफॉर्म पर भी बिजनेस बनाती है, जो कि पेट्रोल इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाती है। तो उसके लिए हमको एक बड़ा ऑर्डर मिला है अभी, जो कि बेसिकली चेसिस और BIW कंपोनेंट का है। तो चेसिस तो आप लोग समझते हैं, BIW का मतलब होता है बॉडी इन वाइट। बॉडी इन वाइट कंपोनेंट क्या होते हैं, मींस चेसिस के साथ वो जितने भी पार्ट जो कि आप जब जो उसमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऐड करने से पहले जितने ऐसे पार्ट्स होते हैं जो चेसिस के साथ वेल्ड करके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, गाड़ी का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, वो सारे के सारे कंपोनेंट BIW पार्ट्स में काउंट किए जाते हैं। तो हमको जो 2 व्हीलर वो जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाती है, उससे हमको चेसिस के साथ साथ BIW कंपोनेंट बनाने का ऑर्डर मिला है। एंड BIW कंपोनेंट में अगर आप देखें तो जैसे ट्यूबुलर स्टील फ्रेम होता है, जो अंडर बोन फ्रेम होता है, सीट फ्रेम होता है, स्टीयरिंग एंड फ्रंट सस्पेंशन होता है, एंड इसके अलावा जो इंजन माउंटिंग ब्रैकेट होता है, व्हील फ्रेम होता है, फुट रेस्ट ब्रैकेट होता है, बैटरी माउंटिंग ब्रैकेट होता है। तो ये सारे के सारे BIW कंपोनेंट में काउंट होते हैं। एंड इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम चेन्नई में एक नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं, जो कि क्वार्टर 3 से ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, वहां से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। एंड उससे जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि लगभग 1.5 से 2 सालों में वहां से लगभग 150 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। एंड इसके अलावा इनको एक इंडिया की लीडिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनाने वाली 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी, जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर दोनों बनाती है, उनसे सस्पेंशन बनाने का एक बड़ा ऑर्डर मिला। सस्पेंशन सिस्टम उनके लिए बनाएंगे, जिसकी डिलीवरी क्वार्टर 4 ऑफ 26 से स्टार्ट कर देंगे। एंड इसके अलावा जो इनका भिवाड़ी वाला प्लांट है वो स्टार्ट हो चुका है, और वहां से लोग प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स की सप्लाई स्टार्ट किया इन्होंने, जो कि सप्लाई कर रहे हैं बेसिकली एक जो लार्ज जापानी 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है उसको इन्होंने सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इसके अलावा एक प्रीमियम जापानी जो 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी, जो कि बेसिकली अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए इनको चेसिस बनाने का ऑर्डर मिला है। एंड इसके अलावा इनको कुछ और ऑर्डर्स भी मिले हैं, जैसे कि इनको एक इंडियन पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी से BIW पार्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला है, जो कि वो अपने जो नया एक SUV लॉन्च कर रहे हैं उसमें वो लोग यूज करेंगे। और वो SUV एक्सपेक्टेड है कि वो इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग SUV में से एक हो सकती है। फर्दर इन्होंने एक इनका एक प्रोडक्ट है लॉन्ग मेंबर, जो कि हाई टेंसाइल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाया जाता है, जो कि स्पेशली जो मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स होता है उनमें यूज किया जाता है। तो इसका इन्होंने एक प्लांट सेटअप किया है, जो कि इन्होंने लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में भी डिस्कस किया था। उसका सेटअप पूरा हो चुका है और अगले नेक्स्ट 2-3 मंथ में वहां से रेवेन्यू स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड लगभग पर मंथ इनका लगभग 12 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आएगा, मींस लगभग 140-145 करोड़ का रेवेन्यू एनुअली वहां से भी इनको कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट कॉल में इन्होंने डिस्कस किया था कि इनकी एक 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, जिसके साथ जनरल परचेज एग्रीमेंट इनका साइन हुआ है। तो वो जनरल परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनको पहला ऑर्डर मिल गया है, और वो ऑर्डर जो प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स का ऑर्डर है, जो कि ये लोग अपने औरंगाबाद वाली फैसिलिटी से कैटर करेंगे, और वो क्वार्टर 2 FY27 से वहां से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमोटिव कंपोनेंट के अलावा इनका थोड़ा बिजनेस, कुछ परसेंटेज बिजनेस इनका दूसरे सेगमेंट से भी आता है, जिसमें एक सेगमेंट है सोलर स्ट्रक्चर वाला सेगमेंट। तो ये लोग अभी एक नॉर्थ अमेरिका की एक कंपनी है, जो कि बेसिकली सोलर ट्रैकर बनाती है। तो ये लोग उस कंपनी के लिए सोलर ट्रैकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उनको इन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया है। एंड इसके अलावा कुछ इंडियन जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, जिनके साथ भी ये सेम प्रोडक्ट के लिए उनका डिस्कशन चल रहा है, और जल्दी ही उनसे भी इनको ऑर्डर मिल जाएगा और उनको भी ये लोग सप्लाई करना शुरू कर देंगे।
एंड इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि इनको इंडियन डिफेंस से भी कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसके लिए कुछ पार्ट इनको सप्लाई करना है। एंड इसके अलावा एक इजराइल ओईएम कंपनी है जो इजराइल के लिए डिफेंस व्हीकल बनाती है, तो उसके साथ भी इनका कोलाबोरेशन है और उसके लिए भी ये लोग कुछ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इनके फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका भी जो भी Q2 का रिजल्ट आया था, इसमें आपको दिखेगा कि इनका जो रेवेन्यू है 14% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और रेवेन्यू बढ़कर के 2353 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा इनका Q2 में जो EBITDA है वो 22% ग्रो हुआ है और वो बढ़कर के लगभग 243 करोड़ हो चुका है। एंड जो इनका EBITDA मार्जिन है 12.6% है। एंड Q2 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जबरदस्त ग्रोथ आई है, 82% की ग्रोथ उसमें इन्होंने रिकॉर्ड की है और वो बढ़कर के 133 करोड़ हो चुका है। और जो इनका पैट मार्जिन है वो 5.7% है। एंड अगर आप इनका जो अभी रिसेंटली इनका आईपीओ आया था, तो रिसेंटली आईपीओ से इन्होंने जो पैसा उठाया था उसमें से 160 करोड़ इन्होंने अपने डेट पेमेंट में दे दिया। एंड जिसकी वजह से इनको अच्छा खासा इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो रहा है, जो इनके पैट में ऐड हो रहा है। अगर आप Q2 में इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से देखें तो 5.7% का इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनके एक्सपोर्ट सेगमेंट से आया है, जो कि 107 करोड़ का है। एंड रेवेन्यू बाइफरकेशन अब देखते हैं कि अलग अलग सेगमेंट में कितना रेवेन्यू इनको कंट्रीब्यूट होता है। तो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वाले सेगमेंट से इनको 81.1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। पैसेंजर व्हीकल इनके टोटल रेवेन्यू में 4.9% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। कॉमर्शियल व्हीकल 8.3% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। और जो इनका अदर बिजनेस है, जो जिसमें सोलर पैनल वाला है प्लस प्लास्टिक मोल्डिंग वाला बिजनेस है, तो इस वाले बिजनेस से इनको लगभग 5.8% रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर आप इनका जो फाइनेंशियल है उसको हाफ ईयरली बेसिस पे देखते हैं, तो हाफ ईयरली बेसिस पे आपको इनका रेवेन्यू 20% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और अभी बढ़कर के वो 4616 करोड़ हो चुका है। और अगर आप इनका इबिटा देखते हैं तो उसमें 19% की ग्रोथ आई है, वो बढ़कर के 576 करोड़ हो चुका है। और जो इनका इबिटा मार्जिन है वो हाफ ईयरली बेसिस 12.6% है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 69% की ग्रोथ आई है, जो बढ़कर के 245 करोड़ हो चुका है। एंड अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन देखते हैं तो 5.3% है हाफ ईयरली बेसिस पर। एंड इनका हाफ ईयरली बेसिस पे एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन 5.6% है। एंड इनका जो नेट डेट है 961 करोड़ का है। एंड इनका मतलब ROACE अगर आप देखते हैं तो 15.3% है, जो कि पिछले हाफ ईयरली में देखेंगे तो 14.4% हुआ करता था, तो वहां से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोस्तों इनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इनके जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस है उसको लेकर के। तो इन्होंने बताया था कि ये इनकी एक सब्सिडियरी है बडवे इंजीनियरिंग ट्रेडिंग FJD नाम से। उस सब्सिडियरी के थ्रू ये लोग कमोडिटी प्रोडक्ट्स की एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि मेटल्स है, लिथियम आयन बैटरीज है एंड कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उनकी ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 5.6% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है। एंड अगर आप उनका इबिटा मार्जिन देखें तो उसमें 6% की इबिटा मार्जिन भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि कितना रेवेन्यू इनको ऐड होगा जो इनकी जो नई फैसिलिटीज है वहां से। तो मैनेजमेंट ने बताया कि जो इनकी चेन्नई फैसिलिटीज है, जो कि स्पेशली लार्ज टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ओईएम्स के लिए पार्ट्स बनाती है, वहां से लगभग 150 करोड़ का रेवेन्यू अगले 18 से 24 मंथ में कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। एंड जो इनका दूसरा प्लांट है पुणे वाला, जो कि लॉन्ग मेंबर बनाते हैं ये लोग कमर्शियल व्हीकल्स एंड हैवी जो ये ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं उनके लिए, तो वहां से लगभग 150 करोड़ का रेवेन्यू वहां से भी कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 2 से 3 मंथ में वहां से कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। एंड जो इनका थर्ड प्लांट है वो एक चेन्नई वाला एक प्लांट है, जो जहां से ये लोग एक टू व्हीलर जो प्रीमियम टू व्हीलर ओईएम है एंड लार्ज कमर्शियल व्हीकल्स ओईएम है उनके लिए कंपोनेंट ये बनाते हैं। तो उसका रैंप अप ऑलरेडी हो चुका है। एंड वहां से लगभग 150 से 200 करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 12 से 18 मंथ के अंदर। आगे कैपेक्स के बारे में इन्होंने बोला कि ये इस साल प्लस अगले साल दोनों साल मिला के लगभग 800 करोड़ का कैपेक्स ये करेंगे। फर्दर आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इनकी 2 एंटिटीज हैं, बडवे ऑटोकॉम एंड एक्जीनियस LLP नाम से। इनका एग्जीक्यूशन एंड जो मर्जर है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर देंगे। एंड फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे इनके डेट के ऊपर पूछा गया। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारा जो डेट है वो 770 करोड़ से बढ़ करके 960 करोड़ हो गया है, क्योंकि हमने अभी अपने चेन्नई और भिवाड़ी वाले प्लांट को रैंप अप किया है। एंड इनका कुछ डेट ऐसा था जो हमने आईपीओ से पहले ही उसका सारा प्रोसेसिंग हो गया था, लेकिन वो अभी लास्ट क्वार्टर में वो डिसबर्स हुआ है, वो अनडिसबर्स्ड था, तो उसका डिसबर्समेंट अभी लास्ट क्वार्टर में हुआ है, जिसकी वजह से आपको हमारा डेट बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन ये हमारे आईपीओ से पहले का लिया हुआ डेट था। आईपीओ के बाद हमने कोई अपने नए प्रोजेक्ट के लिए या नए वर्किंग कैपिटल के लिए हमने कोई भी नया लोन नहीं लिया है। और ये जो डेट है वो भी आपको कमिंग क्वार्टर्स में, जैसे हमारा ये रैंप अप प्लांट रैंप अप हो गया, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो ये भी आगे आपको सेटल होता हुआ दिखाई देगा। फर्दर इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि इनका जो स्टीयरिंग कॉलम वाला बिजनेस है ये वेल पेनिट्रेटेड है इंडस्ट्री में। एंड इंडिया के जो टॉप के 3 प्लेयर हैं जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे हीरो है, आपका बजाज है, एंड जो होंडा है, वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो वो इनको अपना जो स्टीयरिंग कॉलम है सप्लाई करते हैं। एंड इसके अलावा एक हाईएस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2 व्हीलर बनाने वाली इंडिया की कंपनी, जिसका नाम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो मे भी वो ओला या एथर हो सकती है, तो उसको भी हम सप्लाई करते हैं स्टीयरिंग कॉलम। एंड इन सारे मेन प्लेयर्स को सप्लाई करने से हमारा जो मार्केट शेयर है वो हम कंटिन्यूसली गेन करते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने आगे बताया कि ये बेसिकली क्या है कि इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स में नया एंटर किया, जैसे कि स्टीयरिंग कॉलम है, सस्पेंशन है, ब्रेकिंग सिस्टम है, एंड जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है। तो ये सारे प्रोडक्ट ये लोग नया मैन्युफैक्चर करना इन्होंने शुरू किया। पहले तो ये लोग केवल चेसिस और कुछ बीआईडब्ल्यू पार्ट्स मैन्युफैक्चर किया करते थे। तो अभी इन प्रोडक्ट्स में जैसे स्टीयरिंग कॉलम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ये इंडिया के 3 टॉप 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सप्लाई करते हैं। एंड अभी एक हाईएस्ट सेलिंग जो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाती है उसको भी सप्लाई करना इन्होंने शुरू कर दिया है, एंड मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। एंड जो दूसरा प्रोडक्ट है सस्पेंशन सिस्टम में सारा कुछ बनाते हैं, चाहे वो आपका स्प्रिंग हो, चाहे वो अदर कंपोनेंट हो सस्पेंशन सिस्टम के, तो ये सारा मैन्युफैक्चर इन हाउस ही करते हैं। एंड इनका जो ये बिजनेस है पिछले 12 से 18 मंथ, मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। एंड इनिशियली इसको उन्होंने एक इटालियन 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, 2 व्हीलर गाड़ी बनाने वाली कंपनी थी, जिसके साथ इन्होंने शुरू किया था। और लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने एक पूरे बेस्ड 2 व्हीलर ओईएम है जिसके लिए इन्होंने सस्पेंशन बनाना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा ये कुछ एक और फास्टेस्ट ग्रोइंग या फास्ट ग्रोइंग 2 व्हीलर 3 व्हीलर ओईएम है, जिसके लिए भी इन्होंने सस्पेंशन सिस्टम अभी बनाना शुरू कर दिया है। एंड इसके अलावा 2 इलेक्ट्रिकल व्हीकल 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है, जिसके साथ इनका डिस्कशन चल रहा है, और प्रोबेबली ये उसके लिए भी जल्दी ही सस्पेंशन सिस्टम मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। एंड इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम एंड डिस्क ब्रेक सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। एंड उसके बारे में अभी डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे ही कोई डिटेल्ड जैसे ही उसके बारे में कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट होगा तो ये लोग डिटेल डिस्कशन उसके बारे में करेंगे। फर्दर आगे मैनेजमेंट ने बताया कि हमारी प्रायोरिटी क्रॉस सेलिंग के ऊपर है, और हम एक कंपोनेंट सप्लायर से आगे बढ़कर के अब धीरे धीरे हम 0.5 सप्लायर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हम अपने क्लाइंट को केवल मेटल एंड प्लास्टिक के कंपोनेंट ही सप्लाई करते थे, उसके पार्ट से सप्लाई करते थे, लेकिन अब हम उनको प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि सस्पेंशन है, स्टीयरिंग कॉलम्स है, ब्रेकिंग सिस्टम्स है, और आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम्स है, ये हम उनको सेल कर रहे हैं। एंड हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हमारे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, बजाज, होंडा, या फिर आपके जो अदर कंपनियां हैं, हीरो मोटोकार, तो उनके आसपास उनके आसपास हमारा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिससे कि हम उनको इजीली प्रोडक्ट टाइमली और इजीली डिलीवर कर देते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा जो है कि हम अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उनका बिजनेस तो ग्रो हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा जो कंटेंट पर व्हीकल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। फर्दर इनकी इन्वेंट्री बढ़ गई थी थोड़ी, उसके बारे में एक अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी इन्वेंट्री क्यों बढ़ गई। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो H1 में अगर आप देखें तो लगभग 22 से 23% बढ़ गई। पहले हमारी जो इन्वेंट्री है वो 770 करोड़ की हुआ करती थी, जो बढ़कर के 960 करोड़ हो गई। तो उसके लिए मैनेजमेंट ने बोला कि जो हमारा रेवेन्यू, अगर आप उसको हमारे रेवेन्यू से कंपेयर करें तो हमारा रेवेन्यू भी 20% से ग्रो हुआ है। सो H1 में क्या हुआ था बेसिकली कि जो हमारी इन्वेंट्री ग्रोथ है वो उससे हमारा ये रेवेन्यू ग्रोथ इन लाइन है। मतलब क्या है कि हमारा जो इन्वेंट्री है वो भी 22-23% बढ़ा था, और जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी 20% बढ़ा है। तो अगर आप देखें तो H1 में हमारा इन्वेंट्री प्लस हमारा रेवेन्यू दोनों इन लाइन है, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में। एंड इसके बाद हमारा एक यूरोपियन 4 व्हीलर क्लाइंट है, जिसके ऊपर साइबर अटैक होने से उसका जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो गया था, उसका प्रोडक्शन उन्होंने रोक दिया था, स्लो कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री, जो कि हम उनके लिए ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाते हैं, तो वो उसने उठाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हमारी इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई थी।
और इसके अलावा जो जीएसटी एप्लीकेशन हुआ है इंडिया में वो बजट में ही बजट के आसपास ही शायद वो डिक्लेयर हो गया था, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो 22 सितंबर के आसपास हुआ है। तो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो लोगों ने गाड़ियों की परचेज होल्ड कर दिया था, लोगों ने गाड़ियां परचेज करना रोक दिया था कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा तो गाड़ियों के रेट में 1 से 1.5 लाख रुपए की कमी आ जाएगी, तब हम अपनी 4 व्हीलर गाड़ियां खरीदेंगे। जिसकी वजह से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जैसे टाटा है, मारुति है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 4 व्हीलर कंपनियां या 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां, उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन स्लो कर दिया था। तो जिसकी वजह से हमारा जो इन्वेंट्री है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उनके लिए एडवांस में इन्वेंट्री बना के रखते हैं, तो वो हमारा बढ़ गया था। लेकिन अब वो कंडीशन धीरे धीरे सॉल्व आउट हो गई है और अब धीरे धीरे हमारा जो इन्वेंट्री है वो अगले क्वार्टर्स में आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया था जो इनका अदर करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ है उसके बारे में। तो मैनेजमेंट ने उसके बारे में बताया कि हमारा जो कैपिटल एडवांसेज है वो इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से हमारा जो अदर करंट एसेट्स है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमने अभी पूरे प्लांट का कैपेक्स अभी किया है जो जो कि इस क्वार्टर में सेटअप हो जाएगा। और उसके अलावा हमारा एक यूरोपियन पैसेंजर व्हीकल ओईएम है, जिसके लिए हम डोमेस्टिक स्टील की जगह इंपोर्टेड स्टील यूज कर रहे हैं। तो और इंपोर्टेड स्टील के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो पेमेंट है वो एडवांस में देना पड़ता है, और पेमेंट एडवांस में देते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट के ऊपर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमारा करंट एसेट्स बढ़ गया है। लेकिन वो आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में वो आपको बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा। प्लस फिर आगे इन्होंने ये बताया कि हमारा जो 4 व्हीलर सेगमेंट में हमारा फोकस हाई टेंसाइल कंपोनेंट की तरफ है। एंड हाई टेंसाइल कंपोनेंट बनाने वाली एक जापानीज कंपनी है, H1 नाम है उस कंपनी का। तो H1 को इन्होंने 28 मार्च 2025 को एक्वायर किया है। और H1 की जो एक्सपर्टीज है वो है ये है कि वो हाई टेंसाइल स्टील मैन्युफैक्चर करने में एक्सपर्ट है H1। तो जो हाई टेंसाइल स्टील होती है उसकी स्ट्रेंथ का आइडिया, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है नॉर्मल जो स्टील होती है उसकी तुलना में। तो उसका आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो 2 mm की नॉर्मल स्टील की जो शीट होती है उसमें जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, उतना टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हाई टेंसाइल स्टील होता है उसकी 1 mm की शीट में होता है। तो और हाई टेंसाइल स्टील यूज करने से क्या होता है कि जो 4 व्हीलर गाड़ियों में स्टील की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, तो 4 व्हीलर गाड़ियों का वेट भी कम हो जाता है। एंड इसके बाद उनकी जो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है कंपेयर टू नॉर्मल स्टील गाड़ियां। और अगर आप जो इंडियन स्टील है उसका एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो लगभग 600 मेगा पास्कल होता है। और जो H1 जो कि हाई टेंसाइल स्टील मैन्युफैक्चर करता है, तो उसकी स्टील की अगर आप टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे तो लगभग 1100 से 1200 मेगा पास्कल होता है, मीन्स लगभग 2 गुना होता है वो इंडियन स्टील के कंपैरिजन में उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड जो इसका यूज लार्जली इसका यूज किया जाता है 4 व्हीकल्स में एंड जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिकल 4 व्हीकल्स एंड 2 व्हीलर जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से बनते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इन 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं इनका जो बैटरी का वेट होता है वो नॉर्मल पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। तो उसमें बैटरी का वेट ज्यादा होने से अगर आप हाई टेंसाइल स्टील का यूज करते हैं तो जो गाड़ी का वेट है वो कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, बैटरी वेट प्लस गाड़ी का वेट दोनों बैलेंस हो जाता है। एंड ये बैलेंस होने की वजह से क्या होता है, आपकी गाड़ी का जो माइलेज है या जो एवरेज है वो ज्यादा देता है कंपेयर टू नॉर्मल स्टील। आगे इन्होंने अपने H1 बिजनेस के बारे में बताया कि H1 जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की उससे लगभग 60 करोड़ का इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो रहा है और इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 40 से 45% है। एंड इसमें ये लोग कैपेक्स बिल्कुल बहुत कम कर रहे हैं, न के बराबर कैपेक्स कर रहे हैं। एंड जो इनका रेवेन्यू टारगेट है H1 वाले सेगमेंट से, H1 से लगभग अगले 24 मंथ में 400 से 450 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट है। एंड उसका जो मार्जिन है वो भी धीरे धीरे जो इनका मेन बिजनेस है जो जिसमें रेवेन्यू इनका लगभग 12.3% है उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ करके उसकी तरफ पहुंच रहा है। तो नेक्स्ट अगले 24 मंथ में इनका रेवेन्यू भी वहां से बढ़ेगा प्लस इनका मार्जिन भी वहां से बढ़ेगा। प्लस इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन इनके मार्जिन गाइडेंस को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने अपने मार्जिन गाइडेंस के बारे में बताया था कि हमारा जो EBITDA मार्जिन है वो स्टेबल रहेगा कंपेयर टू FY25, मतलब जैसा FY25 में हमारा EBITDA मार्जिन था वैसा ही EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट हमारा FY26 में भी रहेगा। एंड अगर आप देखें तो हम अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं जिससे कि हमको ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा और इन फ्यूचर आपको हमारा मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप हमारा ROCE देखते हैं तो वो भी लगभग 14.4% से बढ़कर के 15.3% हो चुका है।
एंड इसके अलावा हम प्रोप्राइटरी सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, हम कुछ नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे कि स्टीयरिंग कॉलम है, सस्पेंशन है, ब्रेकिंग सिस्टम है, फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिससे कि हमारा इबिट्टा मार्जिन, और इन सारे सेगमेंट में इबिट्टा मार्जिन जो है वो जनरली हायर होता है। तो हमारा भी इबिट्टा मार्जिन जैसे जैसे इन प्रोडक्ट में हमारा पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा इबिट्टा मार्जिन भी आगे आपको हायर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। एंड इसके अलावा फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इबिट्टा मार्जिन कंपैरेटिवली हायर होता है, और उस सेगमेंट में अभी हम एंटर कर रहे हैं। पहले अगर आप देखें इनका बिजनेस का लगभग 80-90% रेवेन्यू इनका टू व्हीलर वाले सेगमेंट से आता था। अभी वो धीरे धीरे इनका फोर व्हीलर सेगमेंट में पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। फोर व्हीलर सेगमेंट में मैनेजमेंट बोल रहा है कि अगले 2 सालों में अपने रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को दोगुना कर लेगा। तो उसकी वजह से भी आप देखेंगे कि इनका जो आगे इबिट्टा मार्जिन है वो भी जैसे जैसे इनका फोर व्हीलर सेगमेंट में पेनिट्रेशन बढ़ेगा, प्लस जो इनके न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनमें पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वैसे इनका इबिट्टा मार्जिन भी आपको कमिंग क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एंड इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि हमने चार नई फैसिलिटीज को भी रैंप अप कर रहे हैं, जिसमें 2 चेन्नई में है, एक भिवाड़ी में है, एक पुणे में है। एंड इसके अलावा 2 नए प्लांट हमने, जो H1 जो जापानीज हाई टेंसाइल स्टील का प्लांट है उसको इन्होंने एक्वायर किया, उसके 2 प्लांट थे, दोनों को इन्होंने एक्वायर किया है। तो टोटल 6 प्लांट हैं जिसका ये लोग रैंप अप कर रहे हैं। और ये रैंप अप करने से जो हमारा इबिट्टा मार्जिन है वो आपको क्वार्टरली, क्योंकि रैंप अप एक साथ तो होगा नहीं, ये मंथ बाय मंथ या क्वार्टर बाय क्वार्टर धीरे धीरे आपको रैंप अप होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको हमारा इबिट्टा मार्जिन भी मंथ बाय मंथ और क्वार्टर बाय क्वार्टर आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। एंड आगे मैनेजमेंट ने बोला कि हम अपना जितना जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उसके सारे कंपोनेंट खुद ही बनाते हैं, वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। उसके लिए चाहे वो फ्रंट फोर्क हो, शॉक एब्जॉर्बर हो, स्टीयरिंग कॉलम हो, स्प्रिंग हो, सारे हम मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इसके अलावा हमने एक इटालियन कंपनी है EDI नाम से, जो उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, और ये कंपनी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में पिछले 20 सालों से काम कर रही है, जिसकी हेल्प से हम हाई क्वालिटी और हाई डिजाइन कैपेबिलिटी के सस्पेंशन सिस्टम मैन्युफैक्चर करेंगे। लास्ट ईयर के कॉल में हमने बोला था कि हम अपना जो कंटेंट पर व्हीकल है वो 12,500 से बढ़ाकर 17,300 कर लेंगे, तो वो हमने अचीव कर लिया है। हमारा कंटेंट पर व्हीकल बढ़ चुका है, 17,300 हो चुका है। एंड करेंटली वी आर वर्किंग विद 4 OEMs इन स्टीयरिंग कॉलम्स, 2 OEMs इन ब्रेकिंग सिस्टम एंड 2 OEMs इन फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने इन OEMs को क्रॉस सेल करेंगे अपने जो नए प्रोडक्ट्स हैं। एंड जो कि ये स्टीयरिंग कॉलम है, सस्पेंशन है, ब्रेकिंग सिस्टम है, तो ये अपने जो पुराने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको ये क्रॉस सेल करेंगे। और इनका जो कंटेंट पर व्हीकल है, 2 व्हीलर सेगमेंट में 17,300 रुपीज है, 4 व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में लगभग 30,000 रुपीज है पर व्हीकल। एंड जो H1 वाला सेगमेंट है, हाई टेंसाइल स्टील वाला, उसमें लगभग 45,000 रुपीज पर व्हीकल है इनका कंटेंट पर व्हीकल। एंड इन्होंने अपने आगे जगुआर लैंड रोवर बिजनेस के बारे में बताया कि जो जगुआर लैंड रोवर बिजनेस है उसमें H1 में काफी नेगेटिव इंपैक्ट आया था, क्योंकि उनके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्रोडक्शन होल्ड कर दिया था। एंड अभी इशू रिजॉल्व हो चुका है और उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। प्लस आगे इन्होंने अपने जो प्लांट के रैंप अप कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी है कि चेन्नई वाले प्लांट को जो इन्होंने Q1 FY26 में स्टार्ट कर दिया था, 70% रैंप अप कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये इसी साल के अंत तक में मार्च 2026 तक ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा प्लांट फुल फ्लेज्ड ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। एंड जो इनका भिवाड़ी वाला प्लांट है वो इन्होंने इसी क्वार्टर में रैंप अप करना शुरू किया है, तो इसमें अगले 6 मंथ में इसको ये रैंप अप कर देंगे। पुणे वाला जो इनका प्लांट है वो बहुत फास्ट रैंप अप हो रहा है। एंड मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि जो इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अगले 2 से 3 मंथ में ये लोग बढ़ा देंगे उसको। प्लस जो इनका चौथा प्लांट जो इन्होंने चेन्नई में नया वाला प्लांट है इनका, उसका प्रोडक्शन Q3 FY26 से इन्होंने स्टार्ट कर देंगे। एंड अगले 12 से 15 मंथ के अंदर वो प्लांट भी रैंप अप हो जाएगा। प्लस इन्होंने अपने टोटल एड्रेसेबल मार्केट के ऊपर बताया कि जो इनका H1 वाले सेगमेंट में जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, टैम है, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। इन्होंने बोला था कि H1 इज करेंटली वर्किंग विद 1 4 व्हीलर जापानीज OEM एंड 2 व्हीलर जापानीज OEM के साथ H1 अभी काम कर रहा है। एंड इसके अलावा इनका एक 4 व्हीलर जापानीज OEM के साथ इनका डिस्कशन अभी चल रहा है। तो इनके पास टोटल जो बिजनेस है, टोटल जो एड्रेसेबल मार्केट है वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका जो टोटल बिजनेस है 2 4 व्हीलर जापानीज OEM एंड 2 व्हीलर जापानीज OEM के साथ इनका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट बढ़ जाएगा। एंड इसके अलावा कुछ ऐसे जापानीज प्लेयर्स है जो इंडिया में अपना सेंट्रल प्रोडक्शन हब बनाना चाहते हैं, जहां से वो एशियन मार्केट को प्लस जो वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इंडिया में अपना बिजनेस करेंगे, तो हम उनके इंडियन सब्सिडरी को, उनके इंडियन बिजनेस को अपने पार्ट सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली हमारे पार्ट भी एक्सपोर्ट होंगे। एंड इसके अलावा हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट को भी देख रहे हैं।
तो आल्सो हमारे जो कुछ पार्ट्स हैं, हम इंडिया की हम कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे कुछ नए पार्ट्स जिसमें हमने अभी एंटर किया है उसको भी हम उन कंट्रीज के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और जल्दी ही हम अपने इन कंपोनेंट्स को अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करेंगे। बाकी अगला क्वेश्चन इनसे इनके एरोस्पेस एंड डिफेंस वाले सेगमेंट को को लेकर के पूछा गया, तो इन्होंने बोला था कि अभी हमारे पास जो इंडियन डिफेंस ओईएम है, एक इंडियन डिफेंस के लिए गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जिसके साथ हमारा डिस्कशन चल रहा है, एंड जल्दी ही हमको वहां से और ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। हमारा ऑर्डर तो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, कुछ और ऑर्डर, नए ऑर्डर भी हमको वहां से मिलने वाले हैं, तो वो भी हम उनको सर्व करेंगे। एंड इसके अलावा एक इजराइल की एक कंपनी है जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती है, उसके साथ इनका कोलैबोरेशन है, तो उसके लिए भी लोग लॉन्ग मेंबर बना रहे हैं और लार्जर असेंबली भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एंड सोलर स्पेस के बारे में इन्होंने बोला कि हम इसके लिए कोई नंबर अभी आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इसके अपने जो है रेवेन्यू को इंक्रीज करने के ऊपर प्लस अपने रियलाइजेशन को इंक्रीज करने के ऊपर काम कर रही है, तो हम अभी आपको कोई नंबर नहीं दे सकते हैं। जैसे ही हमको कोई कुछ ऐसा नोटेबल नंबर अचीव होगा, कुछ ऐसा प्रोग्रेसिव हम कुछ अचीव करेंगे, तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। फर्दर हमने अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस से हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस का यूज करके अपने जो सोलर वाले सेगमेंट प्लस जो एरोस्पेस वाला सेगमेंट प्लस जो डिफेंस इंडस्ट्री वाला सेगमेंट है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने में हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि रोबोटिक फैब्रिकेशन है, हाई टेंसाइल स्टील फॉर्मिंग है, कोटिंग है, पेंटिंग है एंड असेंबली है, तो इसका यूज हम कर रहे हैं। पर तो और फिर दोस्तों यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन इनका कंप्लीट हो जाता है। मैनेजमेंट ने फिर अपने क्लोजिंग रिमार्क में बताया कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपने ग्रोथ को लेकर के, चाहे वो नियर टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो, तो दोनों ही टर्म में इनका ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। तो दोस्तों हम इनका थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप 1 ईयर फॉरवर्डेड बेसिस पे इनका पीई देखेंगे तो निकल के आता है ऑलमोस्ट 26 से 28 के बीच में इनका 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई निकल के आता है। और मैनेजमेंट का जो ग्रोथ का गाइडेंस है 18% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है, तो 18% के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी आपको 25 से 28 के पीई पर मिल रही है, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन तो अच्छा है, कोई महंगा नहीं। क्योंकि अगर आपको इस सेगमेंट में और कंपनियां देखें जो ऑटो कंपोनेंट बनाती है तो 40, 50, 60 के पीई पर मिल रही है, 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई पर मिल रही है, तो उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन भी अच्छा है। और अगर आप 1 ईयर फॉरवर्डेड पीजी रेशियो निकालेंगे तो वो भी 1.4, 1.5 निकल के आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका वैल्यूएशन अच्छा है। बाकी अभी मार्केट क्या है, थोड़ा सा बियर मार्केट चल रहा है, बियर सेंटीमेंट चल रहा है, इसकी वजह से इनके शेयर प्राइस आपको ज्यादा भागते हुए, ज्यादा मूव करते हुए नहीं दिखाई देंगे। अभी तो कोई भी नहीं मूव कर रहा है, तो सिर्फ इनकी हम क्या बात करें। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सही होगा, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, मार्केट के सेंटीमेंट सही होंगे, आपको ऐसी कंपनियां बहुत तेजी से भागती हुई दिखाई देंगी और ऐसी कंपनियां आगे इन फ्यूचर में पैसा भी बनाएंगी। तो आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को आप आज के मेरे वीडियो से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं तो इसमें एक साथ कोई बड़ा एलोकेशन नहीं करूंगा, छोटे छोटे चंक्स में एलोकेशन करता जाऊंगा, क्योंकि मार्केट का भी कुछ भरोसा नहीं हो सकता, कुछ और भी नीचे जाए तो हमको कुछ और कम रेट में भी इनके शेयर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।